हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। और आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में इसका पार्ट 2, जिसमें हम फ्रॉग को पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैनल पे पार्ट 1 को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एनिमल टिश्यू को वन शॉट में पूरा कवर किया था। एंड आज मैं करने वाली हूँ फ्रॉग को, जिसमें हम साथ में मिल करके इसका वन शॉट करेंगे। एंड ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर्ड होगा। सारे नोट्स मेरे एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड इसलिए अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, क्योंकि मेरे पूरे नोट्स मैंने एनसीईआरटी के थ्रू बनाए हैं। इट मीन्स जो जो मेन पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में वो सब मेरे नोट्स में है, तो उनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में मार्क करते हुए चलना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। अगर मैं फ्रॉग के बारे में बात करूँ तो फ्रॉग की क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में ये होता है एम्फीबिया क्लासेस। जो एनिमल किंगडम में हमने क्लास, फाइलम, स्पीशीज, जीनस, उन सब के बारे में पढ़ा है। तो एम्फीबियंस जब हमने एनिमल किंगडम में टॉपिक पढ़ा था तो हमने वहाँ पे फ्रॉग का रेफरेंस देखा था। तो ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, एम्फीबिया की क्लास से ये बिलोंग करता है। इट मीन्स ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन से मेरा क्या मतलब है? एम्फीबियन से मेरा मतलब है कि ये लैंड में भी रह सकते हैं एज वेल एज ये वाटर में भी रह सकते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फाइलम की अगर इसमें इसकी बात करूं तो ये कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इनकी सब फाइलम क्या होती है? वर्टिब्रेटा। ये इनकी सब फाइलम है। ठीक है, नाउ मैं डिवीजन की बात करूं तो गोनाथोसॉर्म इनकी डिवीजन है, सुपर क्लास टेट्रापोडा है, पर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। स्टिक टू द एनसीईआरटी अगर हम रहें तो क्लास है इनकी एम्फीबिया, फाइलम है इनका कॉर्डेटा, स्पीशीज है टिग्रीना, जीनस है इनकी राना। अगर बस थोड़ा-सा इसमें जानना, ऐड ऑन करना है तो सब फाइलम हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक इनकी सब फाइलम होती है वर्टिब्रेटा। तो इनके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी मौजूद है और इनके अंदर भी मौजूद है। तो तुम फ्रॉग को अपने आप से बहुत रिलेट करने वाले हो इस वीडियो के अंदर। नाउ अगर उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ये एम्फीबियंस है, यानी कि ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। सेकंड चीज़ अगर मैं इसका सेकंड पॉइंट देखूँ तो वो ये कि ये पोइकिलोथर्मल है, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इट मीन्स दे डू नॉट हैव देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वेराई करता है। जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूँ तो है हैव एबिलिटी टू डू मिमिक्री, यानी कि एबिलिटी टू बी कैमोफ्लाज। इट मीन्स कि जब एक फ्रॉग एक इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पर इसके एनिमीज, इसके प्रेडेटर्स मौजूद होते हैं, तो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्रॉग जो है बड़ा ही चालाक है। ये अपनी बॉडी के कलर को इन्वायरमेंट के कलर में ढाल लेता है। इसी एबिलिटी को कैमोफ्लाज कहा जाता है। और इसी कैमोफ्लाज की कलरेशन की प्रॉपर्टी को मिमिक्री कहा जाता है। समझ में आ गए? नाउ अगर मैं फोर्थ पॉइंट देखूं तो वो है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ये एस्टिवेशन में भी जाते हैं एज वेल एज हाइबरनेशन में भी जाते हैं। नाउ व्हाट इज एस्टिवेशन एंड व्हाट इज हाइबरनेशन? ये दोनों शब्द आखिर है क्या? तो तुमने देखा होगा कि ये फ्रॉग जो है ये हमें तभी क्यों देखने के लिए मिलता है जब बारिश होती है। रेन में ही क्यों देखने के लिए मिलता है? ये कभी हमें समर में देखने के लिए क्यों नहीं मिला? कभी हमें विंटर में देखने के लिए क्यों नहीं मिला? बिकॉज इनकी बॉडी ऐसी होती है कि जब पीक समर होता है और पीक विंटर होता है तो ये जो फ्रॉग है ये ज़मीन के अंदर जाके वहाँ पे गड्ढा बना करके रहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को जब ये पीक समर में समर स्लीप के लिए चले जाते हैं बुरों के अंदर, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। एंड यही प्रॉपर्टी जो इन्हें विंटर में लेके जाती है विंटर स्लीप में, उसे हाइबरनेशन कहते हैं। तो फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों में जाता है। इसी वजह से जब बारिश जैसा मौसम होता है तो हमें ज़्यादा मेंढकों की आवाज़ आने लगती है, हमें मेंढक दिखने लगते हैं। इवन इतना ही नहीं, हाइबरनेशन में लिजर्ड भी जाती है। तुमने देखा होगा कि जब सर्दी पीक पर होती है, पीक विंटर पे, तो हमें कहीं पर भी लिजर्ड दिखने के लिए नहीं मिलती है। क्यों? चूँकि वो भी विंटर स्लीप के लिए चली जाती है। ऐसे ही फ्रॉग भी है जो कि हाइबरनेशन करने के लिए चला जाता है एंड एस्टिवेशन करने के लिए
चला जाता है। अब अगर मैं सिर्फ इतने से एरिया की एनसीईआरटी रीडिंग कराऊँ, सिर्फ जो हमने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने बस एक इंट्रोडक्शन इनका पढ़ा है बेसिक सा। इस इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बात करवाऊँ, तो वो यही है कि फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। फ्रॉग्स एम्फीबियंस है, दे आर एम्फीबियन, इसलिए ये लैंड पे भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, है ना? दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया और फाइलम क्या है इनकी? कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीला। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो कि पाई गई है इंडिया में, वो है राना टिग्रीला। ठीक है ना? दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका खुद का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। इट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज विद देयर टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी इनकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर वेराई करता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं। You might have also noticed changes in the color of frogs while they are in grasses and on dry land. तुमने देखा होगा कि जब एक फ्रॉग एनवायरनमेंट में होता है या फिर ग्रास में होता है, तो उसकी बॉडी का कलर भी बदलने लगता है, ग्रासेस जैसा ही हो जाता है। और जब ड्राई लैंड पे होता है तो वैसा हो जाता है। तो क्यों? बिकॉज मैंने बताया, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज। अपने एनिमीज से बचने के लिए इनके पास एक एबिलिटी होती है अपने बॉडी कलर को चेंज करने की। इसी एबिलिटी को हम लोग कैमोफ्लाज कहते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर। हम फ्रॉग्स को पीक समर और पीक विंटर में नहीं देख पाते। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अपने आप को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए ये उस वक्त पे शेल्टर ले रहे होते हैं। कहाँ? जमीन के अंदर, डीप बोरोज में। उनकी इसी चीज को बोलते हैं एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन इज समर स्लीप एंड हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। अभी तक बस हमने इतना ही इंट्रोडक्शन इनका पढ़ा है। अब हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी से मेरा क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी से मेरा मतलब है कि हम इसकी बॉडी की एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, यानी बाहर की बॉडी की हम स्टडी करेंगे। हम इसके इंटरनल यानी अंदरूनी पार्ट्स की स्टडी नहीं करेंगे। अभी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इन सब चीज़ों की नहीं करेंगे। बस जो जो हमें अभी आई से विजिबल है बाहर में, वो उनकी हम स्टडी करेंगे। तो अगर मैं इसकी बॉडी के बारे में तुमको बताऊं, ये कि एक फ्रॉग की बॉडी हेड में और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। बस हेड में और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इनके पास कोई टेल नहीं होती, कोई पूंछ नहीं होती एंड कोई नेक नहीं होती। नेक एंड नो टेल। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है। जो स्किन है बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही चिपचिपी सी होती है, स्लिपरी सी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। इनकी जो ये डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड, इस डॉर्सल साइड का कलर ऑलिव ग्रीन होता है, जिसपे तुम देख सकते हो ये डार्क डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। और जो इनकी ये वाली साइड है, वेंट्रल साइड, ये पेल येलो कलर की होती है। अगर तुमने कभी एक फ्रॉग को देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जो उनकी ये वाली साइड होती है, ये कितनी पेल येलो कलर की होती है। एंड जो इनकी ये ऊपर वाली डॉर्सल साइड होती है, ये कितनी ज़्यादा डार्क ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। और दूसरी चीज़ कि तुम देखोगे कि फ्रॉग कभी भी माउथ से, जो इनका ये माउथ है, इस माउथ से ये पानी नहीं पीता। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। बट क्यों? ये किस वजह से? क्योंकि इनकी स्किन इतनी मॉइस्ट है कि ये पानी को अपनी स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब H2O थ्रू देयर स्किन। अब जो यहाँ पे लिखा है हम उसको एक बार पढ़ते हैं। तो पहला तो, स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है एंड स्लिपरी होती है। क्यों? म्यूकस की वजह से। सेकंड, कलर ऑफ डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन विद डार्क स्पॉट्स। डॉर्सल साइड का कलर डार्क ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, जिसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। वेंट्रल साइड पेल येलो कलर की होती है, पेल येलो कलर की।
and they absorb water through their skin. They never drink water through mouth. Now body is divisible into head and trunk. ये मैंने बता दिया कि हेड में और इस पूरे ट्रंक में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है. क्यों? Because neck and tail are absent. Now above mouth pair of nostrils are present. माउथ के ऊपर यहाँ पे ये नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं. इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही ये सांस ले पा रहे होते हैं. पेयर ऑफ, हालांकि जब अभी हम रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सिर्फ नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही नहीं, ये अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट वो अभी बात का टॉपिक है. अभी सिर्फ इतना समझो कि माउथ के ऊपर इनके पास नॉस्ट्रल्स होती हैं, ये जिनसे ये लोग सांस लेते हैं. इनकी आईज ये रही, ये आईज बल्ज्ड होती है, उभरी हुई होती हैं और कवर्ड होती हैं एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू. ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है इनकी आंखों के लिए, बिकॉज यही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि इनको पानी के अंदर प्रोटेक्ट करता है, इनकी आंखों को. जब ये पानी के अंदर होते हैं, अंडर वाटर होते हैं, तो यही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आंखों को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है. आंखों की दोनों साइड पे अगर तुम देखोगे तो वहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिनको टिम्पेनम कहा गया है. ये टिम्पेनम ईयर्स की तरह काम करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ से साउंड सिग्नल्स रिसीव होती है. अगर मैं यहाँ पे ये फिगर तुमको दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि ये है मेरे पास फ्रॉग, ये पूरा फ्रॉग है. इस फ्रॉग का ये हिस्सा है हेड और ये है पूरा मेरा ट्रंक. हेड में अगर मैं देखूं तो ये रहा माउथ और यहाँ पे है नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट, ये है मेरी आईज और ये एरिया है टिम्पैनम, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है टिम्पैनम. नीचे में जाऊं हेड पे तो मुझे देखने के लिए मिलते हैं फोर लिम्ब्स और यहाँ पे हाइंड लिम्ब्स, जिनके फंक्शन क्या है हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया. नाउ फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग. जो इनके फोर लिम्स और हिंड लिम्स है, ये दोनों ही स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बोरोइंग में मदद करते हैं. बट एक चीज जो इसमें नहीं है वो ये है कि फोर लिम्ब 4 डिजिट के होते हैं. कहने का मतलब है कि फोर लिम्ब कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ये फोर लिम्ब है, ठीक है. और जो हिंड लिम्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं. इनमें 5 डिजिट्स होती हैं एंड इनमें ये पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वेब्ड फीट. वेब्ड फीट, ये वेब्ड फीट का बहुत बड़ा रोल है. क्यों? क्योंकि इन वेब्ड फीट की मदद से ही हिंड लिम्स स्विमिंग में मदद दे पाते हैं. ठीक है, पहला तो ये हो गया. और दूसरा ये कि जो हिंड लिम्स होते हैं वो फोर लिम्स के बदले ज़्यादा मस्कुलर होते हैं. और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सी कंट्रीज़ में हिंड लिम्स फ्रॉग के खाए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं. ठीक है. नाउ अब एक और पॉइंट यहाँ पर जो कि है, अच्छा ये मैंने बता दिया, फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प्स देम इन स्विमिंग, ये बता दिया मैंने. नाउ लास्ट पॉइंट विच इज कि जो फ्रॉग है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम फ्रॉग में मेल में एंड फीमेल में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है, दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे. पहला तो ये वोकल सेक्स. ये वोकल सेक्स वो ऑर्गन है या फिर वो स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है, फीमेल के पास ये वोकल सेक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. अगर मैं मेल तो अगर मैं देखूँ एक फ्रॉग में वोकल सेक्स के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ कि तुमने एक बार किसी न किसी फ्रॉग को देखा ही होगा कभी फोटो में या मूवीज में कहीं पर भी, कि जो फ्रॉग होता है उसका ये वाला एरिया बहुत उभरा हुआ होता है, एकदम बलून की तरह फूला हुआ होता है. जो उसके माउथ वाला ये नीचे वाला ये वाला एरिया होता है, ये बहुत फूला हुआ सा होता है. क्यों? क्योंकि यही उनका वोकल सैक होता है. ये वोकल सैक सिर्फ मेल में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये वोकल सैक साउंड प्रोड्यूस करता है सिर्फ फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग ब्रीडिंग. सेकंड जो होता है ऑर्गन या स्ट्रक्चर वो होता है कॉप्युलेटरी पैड.
जो कॉपुलेटरी पैड होता है, ये मेल फ्रॉग्स की फोर लिम्ब होती है, उसकी फर्स्ट डिजिट में होता है कुछ इस तरीके से। ये रहा कॉपुलेटरी पैड जो मैं बना रही हूँ, ये कॉपुलेटरी पैड। ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है ताकि वो फीमेल को होल्ड कर सके ड्यूरिंग ब्रीडिंग। बस यही दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि मेल और फीमेल में आसानी से बता देते हैं कि भाई ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग्स कैन बी मतलब बाहर से देखने पे, अंदर से तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ही होंगे। एक में टेस्टिस होगी, एक में ओवेरी होगी, है ना? तो मेल frogs can be distinguished by presence of sound producing vocal sacs and copulatory pad on first digit of forelimbs which is absent in female frogs। बस यहाँ पर हमारी मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट होती है। अब एक बार इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं सो दैट अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो हमको पता लग जाए। मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है दैट हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे एनसीईआरटी सवाल पूछ रही है दैट क्या तुमने कभी फ्रॉग की स्किन को टच करके देखा है? उनकी स्किन कितनी स्मूथ होती है, कितनी स्लिपरी सी होती है। पर ये क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि उनकी स्किन में म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है। Now, the skin is always maintained in a moist condition. The color of dorsal side of body is generally olive green with dark irregular spots हमको दिख ही रहे हैं। On the ventral side, the skin is uniformly pale yellow. Ventral side यानी यहाँ वाली साइड पे pale yellow होता है ये। The frog never drinks water। देखा ये आ गई ना लाइट। That the frog never drinks water but absorbs it through the skin। ये मैंने बता दिया है क्यों। क्योंकि इनकी स्किन इतनी मॉइस्ट होती है कि ये लोगों को पानी मुंह से पीने की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी स्किन ही एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। नाउ बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। एक फ्रॉग की बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। नेक और टेल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज प्रेजेंट। माउथ के ऊपर यहाँ पर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इधर एक नॉस्ट्रल यहाँ, एक नॉस्ट्रल यहाँ, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। आईज आर बल्ज्ड, आईज इनकी बल्ज्ड होती है एंड कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ही है जो इनको वाटर में जब ये होते हैं तो प्रोटेक्ट करती है। ऑन आइदर साइड ऑफ साइड्स अ मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। दोनों ही साइड में आंखों के ऊपर यहाँ पर ये दिख पा रहा है, यहाँ पर ये टिम्पैनम मौजूद होते हैं। ये रहा टिम्पैनम, ये टिम्पैनम मौजूद होते हैं। इन टिम्पैनम का काम क्या होता है कि ये ईयर की तरह काम करते हैं। ये साउंड को रिसीव करते हैं, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बुरोइंग। इन सब में हिंड लिम्स और फोर लिम्स मदद करते हैं। द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स बता दिया। हिंड लिम्स इस तरीके से 5 डिजिट में अ, वो होते हैं, ख़त्म होते हैं, जिनके बीच में यहाँ पर होती है वेब्ड फीट मौजूद। ये ये वेब्ड फीट यहाँ पर मौजूद होती है। इस तरीके से जो वेब्ड फीट होते हैं इन्हीं की मदद से ये स्विमिंग कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स क्या काम करते हैं तो उसमें तुम स्विमिंग डाल सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन सा वाला स्विमिंग में मदद करता है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हिंड लिम्स। ठीक है। एंड हिंड limbs are larger and muscular than forelimbs that end in 4 digits. Feet have webbed digits to help them in swimming. Frogs exhibit sexual dimorphism. Male frogs can be distinguished by the presence of sound producing vocal sacs। है ना, वोकल सेक्स की प्रेजेंस की मदद से के बिना पर हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये इसके अंदर ये वाला जो फ्रॉग है बेसिकली ये मेल फ्रॉग है। नाउ एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। तो यहाँ पर हमारा जो मॉर्फोलॉजी है फ्रॉग की वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बात करूँगी इसकी अनाटमी की। अनाटमी से मेरा क्या मतलब है? अनाटमी से मेरा मतलब है कि अब हम बात करेंगे इसके अंदर के अंजर-पंजरों की।
यानी कि इसके अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके अंदर के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम की। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से तुम लोग समझते क्या हो? ठीक है? ये रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम से तुम लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूँ दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से भी हट करके अगर मैं सिर्फ पूछूँ कि डाइजेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन टू यू? तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर मैं तोड़ूँ, तो मैं सिर्फ साफ-सीधा कहूँगी कि जब एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी होती है, जो हमारा पाथवे होता है फूड का कि कैसे फूड हमारे माउथ से जाकर के बॉडी से बाहर निकलता है, वो जो पूरा पाथवे होता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ जब हमारे ग्लैंड्स जुड़ जाते हैं, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, तो ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। ठीक है? फ्रॉग के केसेस में हमें 2 तरीके के ग्लैंड्स पढ़ने हैं, यहाँ पर सिर्फ मेनली 2 मेन ग्लैंड्स हैं। पहला तो है लिवर एंड दूसरा है पैंक्रियास। लिवर ज़ाहिर-सी बात है बाइल जूस बनाता है ना? और पैंक्रियास से क्या मिलेगा तुमको? पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है? तो यहाँ पर हमें ग्लैंड्स 2 पढ़ने हैं एंड एलिमेंट्री कैनाल में हम अभी पाथवे पढ़ेंगे इसका कि कैसे फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल में फ्रॉग माउथ के ज़रिए खाना लेता है एंड कैसे वो बॉडी से फिर आउट हो जाता है, आउट ऑफ बॉडी, वो पूरा पाथवे, पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है? इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है कि तुम लोग डाइजेशन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन? ऐसी क्या डेफिनेशन है जिसको पढ़ने के बाद तुम लोग ये सोचोगे कि हाँ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन कर रहा है? So if I tell you the definition of digestion, it means that breaking of complex food into simple absorbable form. यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, अगर साफ सीधी भाषा में कहूँ, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन करना। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ग्लूकोज़ लेते हैं, उसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमने डाइजेशन किया है पर्टिकुलरली। ठीक है? अब आओ बात करते हैं एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी पाथवे पढ़ेंगे एंड फिर हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूँ फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये बहुत ही छोटी होती है। इट मीन्स इनका जो पाथवे है डाइजेशन का, वो काफ़ी छोटा है, शॉर्ट है। अब इसका रीज़न क्या है? चूँकि फ्रॉग जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। इनके कार्निवोरस होने की वजह से इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और अगर एलिमेंट्री कैनाल छोटा है, तो इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ भी बहुत छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। अगर मैं इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ और फर्दर पाथवे की, तो वो ये है कि पहले तो इन्होंने खाना मुँह में लिया, माउथ में। माउथ से गया ये बकल कैविटी में, फिर गया फेरिंग्स में, फिर आया ईसोफेगस में, फिर खाना जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से जाएगा रेक्टम में एंड रेक्टम से जाएगा क्लोएका और फिर क्लोएका से आउट ऑफ द बॉडी। अभी हम इसको पूरा डिटेल में मैकेनिज्म इसका समझेंगे, बट अभी मोटा-मोटा याद रख लो कि कैसे खाने की पाथवे चलती है। नाउ ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला तो है लिवर। लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर एक बाइल सिक्रीट करता है जो कि हमारे गैल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। एंड पैंक्रियाज जो है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तुमको पता ही है ह्यूमन बॉडी में भी पैंक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, जो कि पैंक्रिएटिक जूस बनाता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना? तो ये 2 ग्लैंड हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्रॉग के, तो तुम देख पा रहे हो कि सबसे पहले तो मेरे पास है ईसोफेगस, जहाँ से खाना अंदर आया। ईसोफेगस के थ्रू खाना गया स्टमक में, ठीक है? स्टमक से
ड्यूडेनम, यानी यहाँ से अब मेरी इंटेस्टाइन चालू हो गई। ये जो है ये मेरी इंटेस्टाइन है। तो इस इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। स्टमक से खाना सीधा ड्यूडेनम में जाता है और ड्यूडेनम से इलियम में जाता है। इलियम से वो यहाँ रेक्टम में आता है एंड रेक्टम से वो इस क्लोएका में जाता है, ये जो क्लोएका है, एंड इस क्लोएका से ये क्लोएकल अपर्चर, और यहाँ से खाना अल्टीमेटली बॉडी से आउट हो जाता है। अब मैं अगर और देखूँ मैंने यहाँ क्या-क्या बना रखा है, तो मैंने बना रखा है ये लिवर, ये है मेरा गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल है, जो कि बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर आएगी, एंड ये है मेरा पैंक्रिया जिसके अंदर है पैंक्रिएटिक जूस, जो कि अगेन यहाँ आ जाएगा, और फिर ये बन जाएगी मेरी कॉमन बाइल डक्ट जिसमें मेरा पैंक्रिएटिक जूस भी है और बाइल भी है, बाइल जूस भी है। ये जो मैंने विंग्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से बनाए हैं, ये है मेरा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव है सिस्टम है किसका, फ्रॉग का। अब अगर मैं इनके मैकेनिज्म की बात करूँ, दैट हाउ दे डाइजेस्ट फूड, डिटेल में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलॉब टंग। इनकी ये बाइलॉब टंग होती है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाने के काबिल होती है। इससे ये खाने को कैप्चर करते हैं। सेकंड, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl। अच्छा, खाना इन्होंने कैप्चर कर लिया, द फूड इज कैप्चर्ड। अच्छा, इसको मैं दूसरे पेज पे समझाती हूँ, रुको। देख, फूड इन्होंने कैप्चर कर लिया, फूड चला गया माउथ में, ठीक है। माउथ से ये जो खाना है ये सीधा का सीधा बकल कैविटी में होता 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 कहाँ पे जाएगा, सीधा जाएगा स्टमक में। स्टमक में खाना जाएगा। अब स्टमक में जब ये खाना गया तो स्टमक में जाते ही सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा फूड है वो HCl के साथ मिल जाएगा। द फूड कंबाइंस विद HCl, और ये जो फूड HCl के साथ कंबाइंड हुआ है इसको अब हम बोलेंगे काइम। द फूड विच इज कंबाइंड विद HCl इज नोन एज काइम। और दूसरी चीज कि इस स्टमक में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ये वो पॉइंट है बॉडी का डाइजेशन का जहाँ से डाइजेशन एक्चुअली में स्टार्ट हो गई है। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि खाना टंग से माउथ में आया, इनकी जो बायलॉब्ड टंग थी उससे खाना माउथ में आया, एंड माउथ से फिर वो गया स्टमक में। स्टमक में HCl होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी तो पेट में HCl होती है ना। तो फूड HCl के साथ मिलके काइम बना रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में, एंड डाइजेशन भी यहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद में अगर थर्ड पॉइंट बताऊं तो वो ये कि यहाँ पर एक एक्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। ऑल्दो इतना नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम होता है जो कि क्या काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा इस काइम में से, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। अब खाना स्टमक में आ गया, अब स्टमक से ये खाना कहाँ जाएगा, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में चला जाएगा अल्टीमेटली। एंड इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले ये कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में जाएगा। सेकंड, इस फिर ड्यूडेनम में बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आ जाएंगे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। थर्ड चीज क्या होगी यहाँ पर, थर्ड चीज होगी कि यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि कौन कराएंगे, बाइल करवाएंगे। इमल्सिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है कि मान लो ये लार्ज एक प्रोटीन का कोई फैट है ना, तो इसे तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे प्रोटीन के फैट्स में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी इधर ही स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब होगा पैंक्रियाटिक, जो हमारे ये पैंक्रियाटिक जूस से जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आए हैं, अब ये प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेंगे, और फिर फाइनल डाइजेशन इस इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही है। क्या क्या हुआ एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि खाना बाइल ऑफ टंग से माउथ में आया, माउथ से गया स्टमक में, जहाँ पर ये HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स के साथ मिला और बन गया काई। डाइजेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिव होकर के खाने को यहाँ पे उनमें से प्रोटीन डाइजेस्ट करने लगा है।
नाउ अब ये खाना जाएगा अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले ये ड्यूडेनम में जाएगा, फिर वहाँ पर बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आएंगे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। फिर फैट की इमल्सिफिकेशन होगी, यानी कि लार्जर प्रोटीन फैट टूट टूट करके छोटे प्रोटीन फैट में बनेंगे। और फिर जो ये पैंक्रियाटिक जूस के पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जितना खाना एब्जॉर्ब करना होगा वो इलियम वाली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड जो नहीं हो रहा होगा एब्जॉर्ब वो बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, दैट फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइल ऑफ टंग। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस विच secreted फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक। पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कि कायम है अब हमारा फूड और HCl, वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे, ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम जो है ये गैल ब्लैडर और पैंक्रियाटिक जूस को जो कि पैंक्रियास से आए उनको रिसीव करेगा थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। देखो यहाँ पे ये रहा मेरे पास ड्यूडेनम, और ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इनमें बाइल जूस भी आ रहा है और पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। नाउ बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैंक्रियाटिक जूस विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पर अब बाइल इमल्सिफिकेशन स्टार्ट कर देगी फैट का, और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाएगी। नाउ ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब्ड होगा बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि हमारे इलियम में प्रेजेंट है। इलियम में हमारे विलाय एंड माइक्रोविलाय होते हैं जहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो विलाय एंड माइक्रोविलाय होते हैं ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। जो खाना एब्जॉर्ब होना होगा वो इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इधर ये रहा इलियम, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो वेस्ट है, वो यहाँ रेक्टम के थ्रू क्लोएका में जाएगा और फिर क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो हमने डाइजेशन भी पढ़ लिया, हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया और हमने इजेक्शन भी पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है। अब मैं स्लाइड को डिलीट कर देती हूँ। अब हम इतने पार्ट की अगर सिर्फ एनसीईआरटी रीड करें, सिर्फ इतने से पार्ट की, तो यही है कि द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी। पता है कि हम ये एनाटॉमी पे यही सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल का होता है ये। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं, दैट्स वाई इनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी होती है, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, और इसी वजह से इंटेस्टाइन की लेंथ भी कम होती है। द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी दैट लीड्स टू एसोफेगस। माउथ है, माउथ है, माउथ से गए माउथ से गए बकल कैविटी में, ये मैं पाथवे लिख चुकी हूँ। माउथ से गए बकल कैविटी, बकल कैविटी से गए हम ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, स्टमक से गए इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में गए, यहाँ पर इंटेस्टाइन में अब हमारी पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, इलियम ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो गया रेक्टम में, और रेक्टम से गया क्लोएका में, और फिर क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर, एंड खाना इजेक्ट आउट हो गया। ठीक है, esophagus is a short tube that opens into stomach which turns and continues in intestine, rectum, and finally opens out by the cloaca. Liver secretes bile that is stored in the gallbladder. Pancreas, a digestive gland, produces pancreatic juice. Pancreatic juice बनाता है pancreas. Even ह्यूमन बॉडी में भी तुम देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि फ्रॉग और तुम अपने आप को रिलेट कर पाओगे। तो जैसे फ्रॉग में लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। सेम वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी तो ये चीज़ है।
है ना? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये है हमारा ईसोफेगस, ये है हमारा लिवर, ये स्टमक दिखाया हुआ है, ये है हमारी इंटेस्टाइन। यहाँ पर होगा ड्यूडेनम जो कि इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, जिसमें सिर्फ़ यहाँ पर सिर्फ़ इंटेस्टाइन ही लिखी हुई है। ड्यूडेनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ ये है मेरा पूरा क्लोएका एंड इस क्लोएका में ये है क्लोएकल अपर्चर। ये बाकी सारे इसका हार्ट, गॉल ब्लैडर, लंग, फैट बॉडीज़, किडनी, यूरेटर, ये बाकी के इसके चीज़ें जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर मैं अब आगे देखूँ तो वो यही है कि द फूड इज़ containing digestive enzymes. Now food is captured by the bile of tongue. Food bile of tongue के थ्रू कैप्चर होता है एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। ये पूरा मैं बता चुकी हूँ। Secreted from the walls of stomachs. अब जब फूड HCl के साथ मिल गया है तो हम उसको काइम बोलेंगे। The partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the small intestine, the duodenum. The duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. Bile emulsifies fat and pancreatic juice digest carbohydrates and proteins. फिर final digestion takes place in the intestine. Final digestion intestine में complete होती है and the digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. तो इलियम होती है उसके ही इनर में विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं जहाँ पे खाना एब्जॉर्ब होता है। The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. तो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात मैं अगर करूँ, अब हम इनकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू 3 तरीके से, 3 जगहों पे, मेरा मतलब वाटर में, लैंड में और जब ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में हो रहे होते हैं तब। जब ये वाटर में होते हैं तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू इनकी रेस्पिरेशन होती है। इट मीन्स अगर ये इनकी स्किन की लेयर है जो कि वस्कुलर है, वस्कुलर मतलब यहाँ नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन ये करते हैं, ठीक है, यानी स्किन के थ्रू इनकी रेस्पिरेशन होती है। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में भी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करते हैं। लैंड में तुम कह सकते हो कि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं और पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बस इतना समझ लो कि बकल कैविटी में कैसे रेस्पिरेशन करते हैं ये, लाइक इसके लिए मैं स्लाइड लेती हूँ अलग से। बकल कैविटी में ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक फ्रॉग है, ये इसके नीचे बकल कैविटी है, जो कि वस्कुलर है। वस्कुलर से मेरा मतलब है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेज़ेंट है, ये वस्कुलर है। तो क्योंकि ये वैस्कुलर है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो ये नॉस्ट्रिल से यहाँ पर सांस लेकर के हवा इसके अंदर भरते जाएंगे और फिर यहाँ से हवा की एक्सचेंज होती जाएगी, CO2 जाता जाए, मतलब CO2 जाता जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। तो ये तो हो गई बकल कैविटी के थ्रू इनकी रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या होगा जब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एयर भर जाएगी, इस बकल कैविटी में जब एयर कुछ ज़्यादा ही भर जाएगी तो ये जो एयर है ये प्रेशर क्रिएट करने लगेगी, इट इंक्रीज्ड प्रेशर। और जब ये एयर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो एयर है वो पुश होने लगेगी टूवर्ड्स लंग, एयर पुश्ड टूवर्ड्स लंग्स, लंग्स में एयर पुश होने लगेगी एंड जब लंग्स में पुश होने लगेगी तो वहाँ पर भी गैसेस की एक्सचेंज अल्टीमेटली हमको देखने के लिए मिलेगी। अब अगर मैं इसके लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करूँ तो इसका जो ये लंग्स होती है ये एक पेयर में होते हैं, जो कि हम अभी ऊपर डायग्राम में देख लेंगे, 1 पेयर में प्रेज़ेंट होते हैं एंड ये पिंक कलर के होते हैं, पिंकिश होते हैं, पिंकिश होते हैं एंड सैक लाइक होते हैं।
मतलब कि कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये, ऐसे। इस तरीके के होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं। पिंकिश सैक लाइक प्रेज़ेंट होते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, यानी कि थोरैक्स में ये प्रेज़ेंट होते हैं, बस। तो इस तरीके से पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं, बक्कल कैविटी में भी रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो, तो इस डायग्राम में तुम देख सकते हो कि ये इनका है माउथ, दिस इज़ माउथ। यहाँ पर है ये इनका ट्रैकिया, जहाँ से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आएगी सांस अंदर। ये है इनका एसोफेगस, ईसोफेगस, और ये है इनके लंग्स। तो ये दिख रहे होंगे सैक लाइक, है ना? और फिर कितना ये पिंक कलर में होते हैं, अगर मैं पिंक कलर से बनाऊँ इधर, तो ये पिंक कलर के होते हैं। एंड ये है लेफ्ट लंग, ये है राइट लंग, ठीक है? बस। और एक और चीज़ जो मैं बताऊँगी वो ये है कि टैडपोल, जैसे कि एडल्ट फ्रॉग तो इन 3 तरीकों से करता है भई रेस्पिरेशन, बट टैडपोल लार्वा जो है उनके पास गिल्स होती हैं और वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ अब अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, अच्छा उससे पहले जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसकी भी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, साथ ही साथ में करके चलते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे लैंड और वाटर का दे रखा है और नीचे में दोगे तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन का भी दे रखा है। सो द फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। पहला तो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये, है ना? जो कि इनकी स्किन में बेसिकली ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन-देन होती है। एंड ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स आर एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है? लैंड पे बकल कैविटी एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसे मैंने बोला लंग्स के थ्रू जो होती है, एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है, उसके थ्रू ये लैंड पर रेस्पिरेशन करते हैं। अब यहाँ पे लंग्स के बारे में थोड़ा दिया हुआ है दैट द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। बता दिया मैंने, थोरिक्स में दिखाया कैसे वहां पर ऐसे ये सेक लाइक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। एयर जो है वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए बकल कैविटी में जाती है, और जब बकल कैविटी में ज़्यादा भर जाती है तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है बाय एयर, और फिर एयर पुश डाउन होती है टूवर्ड्स द लंग्स, ठीक है? तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू इन स्किन। पर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान ये सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखाते हैं। नाउ अब मैं बात करूंगी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, तुम्हें पता ही है बॉडी फ्लूइड वाला क्लोज टाइप का होता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि ब्लड का फ्लो जो है वो क्लोज्ड नेटवर्क में होता है, यानी कि बॉडी में कैपिलरी प्रेजेंस होती है। जब बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का, तो उसे क्लोज टाइप में बोला जाता है, उसे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फैटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, और लिम्फैटिक सिस्टम में आता है लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इसके डायग्राम को दिखाऊँ, उसके हार्ट के डायग्राम को, जिसका मैंने ये पीछे वाला डॉर्सल साइड ले रखा है, ये डॉर्सल व्यू है इसका, जो हार्ट है उसका पीछे वाला व्यू है ये डॉर्सल व्यू, ठीक है? जो इसका वेंट्रल व्यू है वो मैंने नहीं लिया है। तो डॉर्सल व्यू में अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि डॉर्सल व्यू में है ये एक राइट एट्रियम, ये पूरा, और ये है लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और ये जो है ये है एक पूरा का पूरा कॉमन वेंट्रिकल, जहाँ पर दोनों जगहों से ब्लड आके मिक्स हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक ये ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनस विनोसिस। इसका बहुत बड़ा यूज है, ये साइनस वेनोसिस का बहुत बड़ा यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, ठीक है? अब अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो सबसे पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को कवर करेंगे, जिसमें आता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट जो है उसका डायग्राम मैंने दिखा दिया, एंड ये हार्ट जो है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर है पता ही है।
लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। जब हमने अभी एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था तो हमने देखा था ना, अपर पार्ट में प्रेजेंट था, सबसे ऊपर प्रेजेंट था ये 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास होता है। अपने पास कितने चैम्बर्ड का होता है? 4 चैम्बर्ड का। बट फ्रॉग के पास कितना होता है? 3 चैम्बर्ड का। इसमें ये 2 एट्रिया होते हैं और ये एक कॉमन वेंट्रिकल होता है। इनका हार्ट्स एक पेरिकार्डियम नाम की मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होता है। ये एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। इसके अलावा इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनोसिस, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइट एट्रियम को जॉइन करके रखता है। ठीक है? नाउ अब अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ, तो उनका जो ब्लड वेसल है, ये रिसीव करती है ब्लड थ्रू मेजर वाइन्स, यानी जो वेना कावा होती है, उन वेना कावा के थ्रू, जो सुपीरियर वेना कावा है, उनके थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी इसके हार्ट के अंदर आता है। ठीक है? नाउ दिस वेंट्रिकल ओपन्स टू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोस, और फिर जो वेंट्रिकल होते हैं, जो ये वेंट्रिकल वीन्स होती है, ये सीधा का सीधा कोनस आर्टेरियोसिस में मूव करती है। अभी पाथवे में इसका बताऊंगी कैसे होता है। ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स बाय एट्रियल सिस्टम। ब्लड हार्ट से दूर जाता है एट्रियल सिस्टम के थ्रू। एट्रियल सिस्टम का काम क्या होता है? जो आर्टरीज होती है उनका काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना। ए फॉर आर्टरी एंड ए से ही अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाने का होता है। एंड जो वीन्स है वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं हार्ट से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। इसको वीनस सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इसको मैं अभी बताऊंगी। ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर आता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे बना करके आराम से। बट अभी हम इसका पाथवे समझ लेते हैं। ठीक है? लाइक पाथवे से मान लो ये मेरे पास एक हार्ट है, तो इस हार्ट में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इस हार्ट में ये है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम, और ये है मेरा एक कॉमन वेंट्रिकल जहाँ पर खून अपने आप ही मिक्सड हो जाना है। सबसे पहले तो मेरे पास लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, जो कि यहाँ पर चला जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर राइट एट्रियम में आएगा साइनस वेनोसिस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इधर से ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी अल्टीमेटली यहीं पर मिक्स हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर बन गया मिक्स्ड ब्लड। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड है वो जो ब्लड है वो मिक्स्ड है। अब ये मिक्स्ड ब्लड जाएगा कॉनस आर्टेरियोसिस के अंदर। किसके अंदर? कॉनस आर्टेरियोसिस। ये कॉनस आर्टेरियोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनके पास प्रेजेंट होता है हार्ट की वेंट्रल साइड पे। मैंने तुम्हें डॉर्सल साइड दिखाई, जो वेंट्रल साइड होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इस कॉनस आर्टियोसिस के अंदर ही ऊपर में ही आर्टिक ट्रंक होता है, जहाँ से अगेन ये मिक्स्ड ब्लड जाता है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में। एक तो ये जाता है टिश्यू में और ऑर्गन्स में, और एक जाता है पल्मनरी आर्टरी के अंदर। पल्मनरी आर्टरी के द्वारा होते हुए लंग्स में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो, मतलब रेस्पिरेशन हो जाती है, और यहाँ पर फिर अल्टीमेटली मिक्स्ड ब्लड से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर आ जाता है। टिश्यू ऑर्गन से ये जाता है वीन्स में, जहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वीन से जाता है वेना कावा में, एंड फिर वहाँ से साइनस वेनोसिस के थ्रू। इस तरीके से इनकी पाथवे चलती है, इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। नाउ अब मैं बात कर रही थी पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर रही थी। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कुछ नहीं है, एक ऑर्गन है हमारे पास लिवर, ये रहा लिवर, और एक ऑर्गन है हमारे पास इंटेस्टाइन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, वहाँ से आर्टरी ब्लड कलेक्ट करती है, एंड कलेक्ट करने के बाद वो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में आता है, जहाँ से जो हमारी वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर के जाती है। इस तरीके की सर्कुलेशन हमको देखने के लिए मिलती है। बट जो पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो अलग होता है। पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर क्या होती है, इसके अंदर हार्ट से आर्टरी ब्लड को लेकर के आती है, वो एक ऑर्गन को देती है, फिर वो ऑर्गन वीन्स को ब्लड देने की बजाय एक और ऑर्गन को ब्लड देता है, और वहाँ से वीन्स पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आती है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ देखने के लिए मिलती है।
क्या बोला मैंने? कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेकर के आती है ऑर्गन की तरफ। अब इस ऑर्गन को सीधा वीन्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देना चाहिए, बट ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को देता है, एंड ये दूसरा ऑर्गन वीन्स को तब ब्लड देता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑर्गन के थ्रू हार्ट के पास वापस जाता है। यही होता है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो हार्ट होती है, वो हार्ट लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, एंड ये लिवर फिर इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है, और ये इंटेस्टाइन फिर डिओक्सीनेटेड ब्लड वीन्स के थ्रू हार्ट तक वापस पहुंचाती है। तो देखो, एक ही ऑर्गन से पहुंच जाना था, बट यहाँ दो दो ऑर्गन्स का काम पड़ गया। इसको ही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास लिवर, ये बना हुआ है मेरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि यहाँ पर इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। इसके अलावा इनके पास एक रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, जिसमें किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में सेम, बस यहाँ पर किडनी होती है और इधर लोअर बॉडी पार्ट होता है। तो ये रीनल पोर्टल सिस्टम बन गया। तो आई होप समझ में आया होगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में कि क्या कहा कहना चाह रहे थे। पाथवे भी समझ में आ गया हो, आई होप। तो वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, इसे वीनस सिस्टम कहते हैं। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, ये स्पेशल वीनस कनेक्शन होती है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में हो तो उसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। और इस पूरी चीज को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है। नाउ अगर हम मैं ब्लड की बात करूं, तो ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स में भी क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है? न्यूक्लिएटेड होती हैं विद हेमोग्लोबिन, यानी रेड कलर में, बता दिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है, लाइक ब्लड कैरीज वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिशन टू रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। तुम्हें पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन में कितना मेजर रोल प्ले करता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन में भी कितना मेजर रोल प्ले करता है ब्लड। ब्लड के ही थ्रू ही हमारी बॉडी में वाटर, गैसेस और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। जैसे जैसे हार्ट पंप करता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर अब हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फ नोड्स। तो हम लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फेटिक नोड्स के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ और वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। बट हम लिम्फ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिम्फ जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ब्लड। डिफरेंट होता है ब्लड से। क्यों? पहला रीजन तो ये कि लिम्फ होता है कलरलेस, इसके पास कलर्स नहीं होते। जब हम अभी आगे कॉकरोच पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कॉकरोच में लिम्फ होता है, उनका खून तुम देखोगे तो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होती है। ये जो लिम्फ है ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद बनता है। जब हम ब्लड को फिल्टर कर देते हैं तो उसमें से आरबीसी निकल जाती है और प्रोटीन्स कम बच जाते हैं। तो जो फ्लूइड बचता है वो होता है लिम्फ, विच इज कलरलेस। दे डोंट हैव प्रोटीन एंड आरबीसीज। प्रोटीन्स होते हैं तो कम होते हैं, एंड आरबीसीज तो इनके पास होते ही नहीं। आरबीसीज नहीं है तभी तो ये कलरलेस होते हैं। नाउ यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम रीडिंग करें एनसीईआरटी में, तो वो ये रही। सॉरी। लाइक द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, मतलब फ्रॉग्स के पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और the blood vascular system involves heart, blood vessels, and blood. The lymphatic system consists of lymph channels, and lymph nodes. एंड अगर हम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की, जिसमें आता है दैट हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। डायग्राम में भी देखा। एंड इट हैज थ्री चैम्बर्ड का हार्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें से होता है दो एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। हार्ट ऊपर से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चरल जो कि साइनस वेनोसिस है, जो कि हमने भी ऊपर देखा,
वो राइट एट्रियम को जॉइन करता है। इट रिसीव्स ब्लड, साइनस वेनोसिस में ब्लड रिसीव होता है थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड सुपेरियर वेना कावा, यानी वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा। द वेंट्रिकल opens into a sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries. क्योंकि ये ब्लड कहाँ से पंप हो रहा है? हार्ट से, तो हार्ट से ही बॉडी में बाकी सारी एरियाज पे पहुंचेगा थ्रू एट्रीज, जिसको बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम, एट्रियल सिस्टम। And the veins collect blood from different parts of body to the heart and form the venous system. Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड सेल्स आर आरबीसीज और इराइथ्रोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। RBCs are nucleated and contain red colored pigment, namely hemoglobin. The lymph is different from blood. It lacks few proteins and RBCs. The blood carries nutrition, gases, and water to the respective sites during the circulation, and the circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम तक पूरा कवर कर लिया, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका पढ़ेंगे। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेरे पास एक पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होती है, यूरेटर मौजूद होता है, एक क्लोएका, ये अलग अलग पॉइंट्स है। एक क्लोएका मेरे पास यहाँ मौजूद होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर। ये 4 ऑर्गन मिलकर के इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर इन सब में से भी मैं किडनी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो किडनी जो है वो इसकी कॉम्पैक्टली डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसकी शेप बीन लाइक शेप होती है। बीन तुमको पता है ना, लाइक दिस, ये बीन लाइक शेप की होती है। ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टेरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये वर्टिबल कॉलम है तो इस वर्टिबल कॉलम की इस साइड पे एक किडनी का पे होगी और इस साइड पे एक किडनी होगी। तो इस तरीके से इस वर्टिबल कॉलम के दोनों आइदर साइडेड पर यहाँ पर मुझे किडनी देखने को मिलती है, जो कि कैसी है? डार्क रेड कलर की है और शेप इसका है बीन लाइक, यानी कि राजमा के दाने जैसा। ठीक है, अब अगर मैं 2 यूरेटर्स की बात करूँ, अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो इसकी किडनी होती है, उसमें जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जैसे हमारी किडनी में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ ऊपर में मौजूद होता है, बट इनकी किडनीज़ में एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, वो इनकी किडनी के बिल्कुल बीच में प्रेज़ेंट होता है, मिड वेंट्रली कहते हैं उसको। अब अगर मैं इनके यूरेटर्स की बात करूँ, तो यूरेटर जो है, वो मेल फ्रॉग में इमर्ज होता है, फीमेल में भी होता है। यूरेटर एक्ट एज़ अ यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड देन ओपन्स टू क्लोएका। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही यूरेटर प्रेजेंट है और दोनों में ही यूरेटर जो है वो क्लोएका में अपनी ओपनिंग कर रहा है। अगर मैं इसके डायग्राम में यहाँ पर देखूँ तो यहाँ डायग्राम में तुम देख सकते हो कि ये देखो, ये है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है मेरा किडनी, एंड ये इस साइड की किडनी और ये इस साइड की किडनी, और ये बीच में क्या जा रही है? मेरी वर्टिबल कॉलम। तो ये जो मेरी किडनी है, इस किडनी से ही निकल रहा है मेरा यूरेटर, किडनी से ही यूरेटर निकल रही होती है, एंड ये यूरेटर अल्टीमेटली कहाँ पे जा रही है? इस क्लोएका में जाके इम्बीड हो रही है। ठीक है, तो किडनी से यूरेटर निकलती है जो कि क्लोएका में जाके इम्बिल्ड होती है। अब यूरिनरी ब्लैडर, इस पर्टिकुलर ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ, इस यूरिनरी ब्लैडर की। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, देन थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू रेक्टम एंड देन टू क्लोएका। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन स्टोर, सॉरी, फ्रॉक्स का यूरिन स्टोर होता है, जस्ट लाइक अस, ह्यूमंस में भी तो यही होता है। तो इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, एंड जो यूरेटर होता है वो यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, जो यूरेटर होगा वो यूरिन को कैरी करेगा एंड यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, ये थिन वॉल्ड होता है और ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू रेक्टम, यानी रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये रेक्टम है हमारी, ये इसके इस साइड वेंट्रल में ये प्रेजेंट है, वेंट्रल में। ठीक है, एक्सक्रीट यूजिंग, अच्छा, फ्रॉग्स को हम यूरियोटैलिक एनिमल्स भी कहते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स हम फ्रॉग को कहते हैं। क्यों कहते हैं यूरियोटैलिक? इट मीन्स कि ये फ्रॉग जो होते हैं ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी इनका जो
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, इसलिए इन्हें यूरियोटैलिक भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है टेडपोल का। जो टेडपोल लार्वे होते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, यूरिया सिक्रीट नहीं करते, अमोनिया सिक्रीट करते हैं। इसीलिए टेडपोल लार्वे को हम लोग अम्यूनोटैलिक भी बोलते हैं, अमोनोटैलिक। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाती है, ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट बाय ब्लड देन गोज़ टू किडनी, या फिर वहाँ पे सेपरेट और एक्सक्रीटेड होता है। यानी कि जो भी वेस्ट होता है वो खून के ज़रिए, जो खून होता है फ्रॉग में, वो उस खून के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होकर के किडनी के पास जाता है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। वहाँ पर वो सेपरेट होता है और एक्सक्रीटेड किया जाता है। उसके बाद फिर यूरेटर से वो जाता है क्लोएका में, एंड क्लोएका से अल्टीमेटली वो यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका से, एंड देन क्लोएकल अपैरेटरी के थ्रू वो निकल जाता है। ठीक है? और यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होता है। तो ये तो था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात पूरी। अब अगर मैं इसका एनसीईआरटी रीडिंग करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो वो ये रही दैट द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी इनके पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और तुम कहीं न कहीं देख रहे हो कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं सेम तो है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर ऑफ किडनी होती है, यूरेटर होता है, क्लोएका होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर। ये 4 ऑर्गन्स मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे होते हैं। These are compact, dark, red and wheel-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर अब किडनी की बात हो रही है। Each kidney is composed of several structural and functional units called urinoferous tubules or nephros. हर एक किडनी के पास बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिनको हम यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं ऑफ नेफ्रॉन्स। सो टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग, यानी कि दो यूरेटर्स, अभी हमने ऊपर डायग्राम में ही देखा कि दो यूरेटर्स जो हैं वो किडनी से इमर्ज हो रहे होते हैं, किडनी के पेयर्स के थ्रू, जैसा कि हमने देखा। द यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट मीन्स कि ये यूरिन को कैरी करते हैं, दे कैरीज यूरिन, इसलिए इनको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये यूरिन कैरी करते हैं। विच ओपन्स इनटू क्लोएका, और फिर ये क्लोएका में ओपन होते हैं और फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू ये यूरिन बाहर चला जाता है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। अच्छा, फीमेल्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, हल्का सा। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो क्लोएका होता है, यहाँ डायग्राम में भी है, ये क्लोएका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये जो क्लोएका होता है, इस क्लोएका में तुम यहाँ पर देखोगे कि पहली तो ये चीज़ आ रही है, यूरेटर आ रहा है। दूसरे कलर से बना, ये यूरेटर आ रहा है यहाँ पर। सेकंड चीज़ कि ओविडक्ट की जो ओपनिंग है, ये ओविडक्ट है ना, ये भी क्लोएका में अल्टीमेटली आकर के ओपन हो रही है। तो फीमेल में तो ये है कि फीमेल में क्लोएका में एक तो यूरेटर ओपन होता है और साथ ही साथ में ओविडक्ट भी ओपन होता है। एज़ कम्पेयर टू मेल, जहाँ पर क्लोएका में सिर्फ ये यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी हमारा जो यूरेटर है यही प्रेजेंट होता है, यही ओपन होता है बेसिकली। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज present ventral to the rectum, which also opens into cloaca. The frog excrete urea and thus it is a ureotelic animal. Excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. अब हम बात करने वाले हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हम देखें तो इनके पास एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बनता है। जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है कि यहाँ पर वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली हॉर्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय बॉडी इन अचीव्ड बाय हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। ये प्रोमिनेंट लिखा है,
Prominent endocrine glands are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets और adrenals and gonads। और gonads में आते हैं testes and ovary बेसिकली। तो यहाँ पर दो तरीकों से, फिर से मैं बता रही हूँ, दो तरीकों से इनका नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है। एक तो न्यूरल सिस्टम में डिवाइडेड होता है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे बेसिकली हॉर्मोन्स आते हैं जो कि केमिकल होते हैं, केमिकल हॉर्मोन्स। एंड यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन के लिए हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। और गोनाड्स में आते हैं टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, इतना तो पता ही है, ये हमने, अगर तुम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पता ही होगा। अब अगर हम इनके नर्वस यानी न्यूरल सिस्टम की बात करें, तो इनके न्यूरल सिस्टम में 3 ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं। पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। ये 3 न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होते हैं। एंड क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये 10 मौजूद होती हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स भी जो होते हैं ये भी 10 पेयर्स में मौजूद होती हैं। अब सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा दे रखा है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बोनी स्ट्रक्चर जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, यानी कि बेसिकली हम बोलते हैं उसको क्रेनियम। हमारा जो इनका जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स में प्रोटेक्टेड होता है। जिस तरीके से, जैसे ये इनका ब्रेन है, तो ये ब्रेन बाहर से एक इस तरीके के क्रेनियम से, ब्रेन बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। ब्रेन फर्दर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है। जैसे ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में आता है जैकुलेटरी लॉब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर आता है जैसे कि ह्यूमन में होता है। साथ में पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लॉब्स भी होती हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ में अनपेयर्ड डायज़ेफलॉन भी होता है यहाँ पे। तो ये हमें कुछ देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। मिड ब्रेन के अंदर पेयर्ड ऑफ ऑप्टिक लॉब्स देखने के लिए मिलती है। एंड तो हिंड ब्रेन में सेरेब्लियम और मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन ऐसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और तीनों में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ मेडुला ऑब्लंगेटा पासिस थ्रू फोरामीन मैग्नम। अब यहाँ पे थोड़ा फोरामीन मैग्नम के बारे में दिया हुआ है। तो फोरामीन मैग्नम क्या होती है? फोरामीन मैग्नम कुछ नहीं है, बस एक लार्ज ओपनिंग है या फिर एक होल तुम कह सकते हो, जहाँ से मेड्यूला हिंड ब्रेन में जो होती है वो पास होती है और स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट करती है। कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये है मेरा ब्रेन, ये मेरा फ्रॉग का ब्रेन है और ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे जा रहा है ये। तो सबसे पहले तो ब्रेन को कवर करने के लिए यहाँ पे होती है क्रेनियम है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये वर्टिबल कॉलम जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। एंड उसी के बीच में यहाँ पर होता है फोरामीन मैग्नम, जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। इसी चीज़ को फोरामीन मैग्नम बोलते हैं। जहाँ से ये जो मेड्यूला ऑब्लिंगटा होती है जो कि हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ये नीचे आकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है। ये एक लार्ज होल होता है जो कि यहाँ स्कल के पास प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये क्रेनियम है, ये क्रेनियम है, और ये रही फोरामीन मैग्नम। अब यहाँ से ब्रेन से निकलेगी मेड्यूला जो कि फर्दर नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के मिल जाएगी। बस। अब बात करेंगे फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स की। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, तो टच के सेंसरी के लिए इनके पास सेंसरी पेपिलाए होते हैं। टेस्ट के लिए इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्मेल के लिए इनके पास नेसल एपिथेलियम होती है। विजन के लिए इनके पास आईज होती है, सिंपल आई। और हियरिंग के लिए इनके पास टिम्पैनम होते हैं विद एक्सटर्नल ईयर, जो कि एक एक्सटर्नल ईयर की तरह काम कर रहे होते हैं। क्या चीज़? टिम्पैनम। तो ये इनके कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इसमें से ये जो आईज और ये टिम्पैनम है ना, आईज एंड ईयर्स, ये इनके वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बोथ जो होते हैं आईज एंड टिम्पैनम, ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा बाकी के ये जो बच गए सेंसरी पेपिलाए, टेस्ट बड्स, नेसल एपिथेलियम, ये सब पुअरली डेवलप्ड होते हैं।
ये सेल्युलर एग्रीगेशन के थ्रू बने हुए होते हैं, तो ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं। बस यही 2 हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं। ते आइज़ आर द पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर और स्कल की ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें सिंपल आई बोला जाता है। ईयर्स हमारे वही टिम्पानम हो गए, क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट होते हैं। तो ईयर का काम कौन कर रहा होता है यहाँ पर? टिम्पानम कम कर रहा होता है। बस यहाँ पर इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है और पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है। इतने से पार्ट की अगर एनसीईआरटी रीडिंग करोगे पूरा नर्वस सिस्टम की जो है, तो वो यही है दैट द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉग। मैंने क्या बोला? फ्रॉग में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम हाईली इवॉल्व्ड होता है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें न्यूरल सिस्टम भी आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है यहाँ पर। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं? हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है। द प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी। अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। फ्रॉग में पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक स्लेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। एंड गोनाड्स में आते हैं हमारे टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है। नाउ द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो सिर्फ 10 पेयर्स की होती हैं। ठीक है। क्रेनियल नर्व्स ही नहीं, इवन स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर्स की होती है। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है, पेयर सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, अनपेयर डायसिफ्लॉन होता है, एंड द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगटा। फिर यहाँ पे बस फोरामिन मैग्नम के बारे में थोड़ा दिया हुआ है दैट इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम। तो यहाँ पर ओके नीचे भी है, सॉरी। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। अब इनके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है दैट टच के लिए इनके पास सेंसरी पेपिले है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स है, स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है और इयरिंग के लिए टिम्पैनम है जो कि जो कि ईयर्स का यहाँ पे काम करते हैं। आउट ऑफ दीज आइज और इंटरनल ईयर्स यानी टिम्पैनम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड द रेस्ट आर सेल्युलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स। आइज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्केल। अब यहाँ पे थोड़ा आइज के बारे में दिया हुआ है। देयर आर सिंपल आइज, external ear is absent in frogs and only in tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing equilibrium. यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब बस बचा है तो फ्रॉग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन बस थोड़ा-सा इसके बेनिफिशियल के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बेनिफिशियल में किस तरीके से होता है वो तो बहुत छोटा है और उसके बाद फिर पूरा का पूरा फ्रॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो मेल में और फीमेल में दोनों में ही इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग-अलग देखने को मिलते हैं। तुम एनसीईआरटी में भी देखोगे तो एनसीईआरटी में भी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम के अंदर देखूँ तो तुम देख सकते हो कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फैट बॉडीज़ दिखती है। फैट बॉडीज़ के अंदर मुझे यहाँ पे नीचे मैं जाऊँ यहाँ पे तो मुझे ये दिखते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस कनेक्ट होते हैं किडनी से वैसा एफरेंशिया के थ्रू। 10 से 12 वैसा एफरेंशिया होती है जो कि एक टेस्टिस को किडनी से कनेक्ट करती है। मैंने बोला था किडनी के बीच में यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं और ये नीचे जा रही है यूरेटर जिसको यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे। और ये यूरेटर कहाँ खुल रही है? क्लोएका में खुल रही है और फिर ये है क्लोएकल अपर्चर और ये है मेरा यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? तो ये होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम फ्रॉग में। इसके बारे में आप थ्योरी पढ़े तो पेयर ऑफ येलोइश ओवल टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिखी गई होगी येरी टेस्टिस। फाउंड एड्रिनल टॉपर पार्ट ऑफ किडनी यानी कि ये अपर पार्ट ऑफ किडनी में यहाँ पर मौजूद होती है
और ये एक मेसोर्कियम नाम की लेयर से कवर्ड होती है, जो कि डबल फोल्ड होती है पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम जब डबल फोल्ड हो जाता है तो मेसोर्कियम बोलते हैं उसको। तो मेसोर्कियम से ये कवर्ड होती है और फिर ये नीचे वैसा एप्रेंशिया से कनेक्टेड होती है, जो कि इन्हें अल्टीमेटली किडनी से कनेक्ट कर देता है। वैसे एफिनिशिया 10 से 12 होती है नंबर में, जो कि टेस्टिस से अराइज करती है एंड किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन्स टू बीडर्स कैनाल्स। और इस किडनी के अंदर ये वाला जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज बीडर्स कैनाल। ठीक है, इसको बीडर्स कैनाल कहा गया है। नाउ फ्रॉम बीडर्स कैनाल, बीडर अब इनकी पाथवे कैसे चलती है, टेस्टिस से गए हम वेसाफ्रेंशिया, वेसाफ्रेंशिया से गए हम किडनी, किडनी से हम गए बीडर्स कैनाल में एंड बीडर्स कैनाल से हम गए यूरेटर में यानी यूरिनोजेनिटल डक्ट में, और फिर क्लोएका से एंड देन क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर और फिर अल्टीमेटली बॉडी के बाहर। ये इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल में पाथवे होता है। कैसे होता है, यहाँ पर अगर मैं लिख करके बताऊं तो सबसे पहले तो टेस्टिस, टेस्टिस से गए हम वासा फ्रेंशिया में, वासा फ्रेंशिया से हम गए किडनी में, किडनी में हम गए बीडर्स कैनाल में, ये है बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से हम गए यूरेटर में एंड यूरेटर से हमारा पाथवे जाएगा क्लोएका में एंड क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर और क्लोएकल अपर्चर से बॉडी के बाहर। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पाथवे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा क्लोएका के बारे में दिया हुआ दैट क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर। इस क्लोएका से ही फेशियल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव में पास ऑन होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्लोएका ही है जो कि फेशियल मैटर, जो इनका फेशियल मैटर यानी यूरिया जो होता है उसको भी यहाँ से पास ऑन करता है, यूरिन को भी पास ऑन करता है एंड स्पर्म को भी पास ऑन करता है। ठीक है, इसके अलावा मेल में एक और चीज़ है कि मेल में जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है यानी ये जो यूरिन इस कैरी करने वाली डक्ट है, ये मेल्स में सिर्फ यूरिन ही कैरी नहीं करती बल्कि स्पर्म्स को भी कैरी करती है। अब तो मुझे यहाँ पे खुद ही देख के बताओ, क्या तुम्हें कोई और डक्ट दिख रही है यहाँ पे जो किडनी से जा रही हो और फिर स्पर्म को कलेक्ट कर ले? नहीं ना। तो मेल्स में ये एक सिंगल डक्ट ही होती है जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का भी काम करती है एज वेल एज स्पर्म्स को भी कलेक्ट करने का काम यहाँ पर करती है। बट फीमेल में ऐसा देखने के लिए नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन के लिए अलग डक्ट होती है एंड जो हमारी ओवेरी होती है फ्रॉग्स में, उन ओवेरीज को कलेक्ट करने के लिए भी एक अलग डक्ट होती है जिसको ओविडक्ट बोला जाता है। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, किडनीज के अराउंड ही ये सिचुएटेड होती है। लाइक इसका अगर मैं डायग्राम यहाँ पर तुम लोगों को दिखाऊं, इफ आई सी दैट डायग्राम हियर, इसको जूम करके, ये रहा, इस रेक्टेंगल मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे ज़ूम कर लिया है और तुम इस ज़ूम करे हुए डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो मेरे पास ये प्रेजेंट होती है, ये है मेरे पास ओवेरी। ठीक है, जो कि तुम देख सकते हो कि इस किडनी के ऊपर कैसे सिचुएटेड है ना। इस ओवेरी से ये निकल रही है, यहाँ पे किडनी के ऊपर बेसिकली ये है फैट बॉडीज, और अगर तुम देखोगे तो ओवेरीज के ऊपर तुमको दिखेगी ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है वो यहाँ पर है, यहाँ से ये ओवेरीज में से ओवा कलेक्ट करके ओविडक्ट में जाएगा और फिर ये ओविडक्ट के थ्रू क्लोएका में पहुंच जाएगा। और ये रहा यूरेटर जो कि यूरिन कलेक्शन का काम कर रहा है। तो तुम देख सकते हो कि ओवेरीज को रखने के लिए एज वेल एज जो यूरिन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग फीमेल में डक्ट है। पर जो मेल है, मेल में एक ही यूरेटर है जो कि यूरिन भी कलेक्ट कर रही है और साथ ही साथ में स्पर्म्स भी कलेक्ट कर रही है। तो ओवेरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन विद किडनीज। ओवेरीज का यहाँ पे किडनीज के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं दिख रहा। जैसे कि मेल में अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेल में तुम अगर इधर देखोगे तो तुम देखोगे कि टेस्टिस का और किडनी के बीच में जो फंक्शनल कनेक्शन है वो वैसा एफिनिशिया दिख रहा है। बट फीमेल में ऐसा कोई कनेक्शन, सच कनेक्शन तुमको देखने के लिए नहीं मिलता है।
ठीक है। ओवेरीज से ओवा जो निकला यानी जो हमारा एग निकलता है वो सीधा पेयर ऑफ ओविडक्ट में जाता है। ये ओविडक्ट का पेयर है, एक यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है ना? तो ओवेरीज से ओवा यानी हमारा एग जो है वो निकला, ओविडक्ट के पास गया और फिर वही एग सीधा क्लोएका में जाता है। ठीक है। और यूरेटर यहाँ पे सिर्फ यूरिन कलेक्ट करने का काम कर रहा होता है। तो एक मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 300 ओवा यानी एग एक बारी में रिलीज करती है। ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एग्स क्यों रिलीज करती है? बिकॉज इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल यानी बाहर, यानी कि वाटर में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रही है, बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा चांस लेना पड़ेगा कि भाई स्पर्म और एग आपस में मिल जाए। इसीलिए इसी चांस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्स को रिलीज़ किया जाता है पानी में ही। और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो टैडपोल में होती है, यानी कि लार्वल स्टेज में इनकी डेवलपमेंट होती है, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस करके एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। जब ये टैडपोल होते हैं यानी लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनके पास कोई लिम्ब नहीं होती एंड टेल होती है। बट जब ये मेटामॉर्फोसिस में पहुंच जाते हैं तो एक एडल्ट फ्रॉग में लिम्ब होती है और टेल गायब हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। मैंने इनकी फर्टिलाइजेशन भी बता दी कि वो एक्सटर्नली होती है यानी पानी में होती है, जिस वजह से चांस फैक्टर बनता है और इस वजह से एक मैच्योर फीमेल को एक टाइम पे 2500 से 3000 एग्स को रिलीज करना पड़ता है। इनकी डेवलपमेंट होती है लार्वल स्टेज के थ्रू, यानी कि टेडपोल के रूप में, जो कि आगे मेटामॉर्फोसिस करके एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, जिसमें एक एडल्ट फ्रॉग में लिम्ब प्रेजेंट होती है और टेल डिसअपेयर हो जाती है। लिम्ब होती है और टेल डिसअपेयर हो जाती है। इनके बेस अगर मैं इनके बेसिक फीचर्स की बात करूँ यानी कि इम्पोर्टेंस टू दी सोसाइटी एनवायरनमेंट में, तो मैं देखूँगी कि फ्रॉग्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल अभी तक माने गए हैं। ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं एज़ वेल एज़ क्रॉप्स को भी खाते हैं। ये इम्पोर्टेंट लिंक है फॉर फूड चेन एंड फूड वेब, हमारे फूड चेन के लिए और फूड वेब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिंक होते हैं ये। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं एंड ये वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था टॉपिक की स्टार्टिंग में कि इनके ये जो मस्कुलर लेग्स होते हैं यानी कि जो इनकी हिंड ब्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है, इस वजह से बहुत सी कंट्रीज़ में एज अ फूड खाए भी जाते हैं बाय ह्यूमंस। तो ये बेसिक फीचर्स थे ऑफ फ्रॉग्स के एंड यहाँ पर हमारा फ्रॉग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब इतने से पोर्शन की अगर हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो हम पाएंगे कि फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के पास ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवरी टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होती है विच आर फाउंड अधर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है बाय कवरिंग ऑफ मेजोर्कियम। इनके ऊपर मेजोर्कियम कवरिंग होती है जो कि डबल फोल्ड है ऑफ पेरिटोनियम की। वैसे अप्रेंशिया होते हैं टेस्टिस के नीचे जो कि 10 से 12 कह रहे 10 से 12 होते हैं इन नंबर और ये अराइज होते हैं फ्रॉम टेस्टिस और ये कनेक्ट होते हैं किडनीज में। दे एंटर टू कट किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ब्रीडर्स कैनाल। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये है हमारी टेस्टिस जो वेसा अप्रेंशिया से कनेक्टेड है किडनीज में एंड किडनीज से जा रहा है यूरेटर जो कि अल्टीमेटली क्लोएका में ओपन हो रहा है। तो ये जो यूरेटर है कि यहाँ पर स्पर्म और यूरिन दोनों को ले जाने का काम करता है इन क्लोएका। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys and opens into the cloaca. क्लोएका एक छोटा सा मीडियम चैम्बर जिसके अंदर फीजो की फीसिल मैटर यानी यूरिया को भी पास ऑन करता है, यूरिन को भी पास ऑन करता है, इन स्पर्म्स को भी पास ऑन करता है बाहर और बॉडी के बाहर। अब यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर पेयर ऑफ ओवेरीज तुम्हें देखने के लिए मिलती है। ये ओवेरीज जो होती है ये किडनी के पास सिचुएटेड होती है और इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसे वैसे आप जो है किडनी से कनेक्ट करे। ये खुद ही उसके ऊपर सिचुएटेड होती है और कोई कनेक्ट करने वाला उनको ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता किडनी से। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। ओके।
A pair of oviduct arising from the ovaries opens into the cloaca separately. ओविडक्ट और यूरिन का जो डक्ट है इनकी, एक तो ओविडक्ट हो गई और जो यूरिन की डक्ट है वो अलग ही अलग होती है और क्लोएका में अलग ही खुलती है। ये बातें तो फिर से बता रही हूँ, लाइक यूरिन जो होती है और जो ओविडक्ट होती है जिसके अंदर हमारा ओवा रिलीज हुआ होता है, ये दोनों ही डक्ट अलग अलग जाके क्लोएका के अंदर खुलती है। A mature female can 20 lay 2500 to 3000 ova at a time. फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल होती है और पानी में ही होती है। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, और ये टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एडल्ट फ्रॉग में हमारे पास लिम्स प्रेजेंट होती है और टेल गायब हो जाती है। फ्रॉग्स जो होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है? ऊपर मैंने जो एक पॉइंट लिखा है वो गलत लिखा है। मैंने लिखा है दे ईट इंसेक्ट्स एंड क्रॉप, उसको करेक्ट कर लेना। वो है बिकॉज़ दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ठीक है? Frogs maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frogs are used as food by man. और muscular leg से हमारा क्या मतलब है? हिंड ब्रेन। ठीक है? तो इसी के साथ फ्रॉग का टॉपिक पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होता है। फ्रॉग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एंड हो गया है। अब जो हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, उस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। ये रहा कॉकरोच हियर। इस कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी पूरा जो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में, हम सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के पढ़ेंगे। सो अभी तक इस चैप्टर में अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट रहा हो या कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑर्गन नहीं समझ में आया हो, किसी का पाथवे समझ में ना आया हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को अच्छी लगी हो की तो लाइक भी करना, साथ में बायो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करना फॉर मोर सच बायो रिलेटेड वीडियोस, और ऐसे ही बायोलॉजी के चैप्टर्स के रिवीजन और वन शॉट के लिए मुझे बताना साथ में ये भी कि ये जो रिवीजन था ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल निकला कि नहीं निकला। तुम लोगों ने जब अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर इसको बैठे और इस वीडियो को चला करके साथ साथ में रिवीजन करते गए तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और ये अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम कॉकरोच को कवर करेंगे, एंड कॉकरोच को कवर करने के बाद ये जो पूरा चैप्टर है हमारा ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप ऑन करेंगे जो कि मे बी शायद 12th क्लास का चैप्टर मैं लूँगी इस बार। सो इफ़ यू गाइस नीड कि मैं कोई एक स्पेसिफिक 12th क्लास का चैप्टर बनाऊँ तो उसके भी बारे में बताना। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से किसी एक चैप्टर को मैं चूज़ करूँ। So till then, bye.